आज के इस गहन चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मुझे लगता है आज का जो हमारा विषय है ना, वो बहुत ही मतलब एक ऐसी छिपी हुई सच्चाई है जिस पे हम अक्सर ध्यान नहीं देते। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है सिर्फ अर्थव्यवस्था के पन्नों तक सीमित नहीं है। ये रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। राइट, एग्जैक्टली। हम आज जो चर्चा करने वाले हैं वो राइज इन मिडिल क्लास वल्नरेबिलिटी पर आधारित है। मतलब हम सब सुनते हैं ना कि देश में अत्यधिक गरीबी कम हो रही है, जो कि अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन सच तो ये है कि एक सुरक्षित मध्यम वर्ग बनाने में हम कहीं ना कहीं बहुत संघर्ष कर रहे हैं। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस बात की तह तक जाएं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मतलब ये जो गरीबी रेखा के पार जाने का जो हम जश्न मनाते हैं, उसका असली मतलब क्या है और क्यों करोड़ों लोग एक कमजोर मध्यम वर्ग या कहें कि वल्नरेबल मिडिल के रूप में फंस गए। सही कहा आपने। और देखिए, ये जो चर्चा है ना, ये केवल कुछ डेटा या आंकड़ों के बारे में नहीं है। मैं कहूँगा कि ये समझने के बारे में है कि जो हमारा आर्थिक विकास है या जो ग्रोथ है, वो समाज के हर तबके तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। तो चलिए इसी बात से शुरू करते हैं। उम्म, मैं ये सोच रही थी कि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हम सफलता को मापते कैसे हैं। एग्जैक्टली हमारा पैमाना क्या है। हाँ, क्योंकि गरीब और अमीर के बीच का जो दायरा है ना, वो अब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहा है। मतलब ये ग्रे एरिया बहुत बड़ा हो गया है। बहुत बड़ा हो गया है। और जो हमारी पारंपरिक गरीबी रेखा है, जिसे हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं, वो अब नाकाफी लगती है, क्योंकि ये रेखा सिर्फ जीवन निर्वाह की सीमा को मापती है। मतलब सिर्फ जिंदा रहने के लिए जो बेसिक चाहिए, बस वो। हाँ, बस सब्सिस्टेंस थ्रेशोल्ड। मतलब अगर आप इस रेखा को पार कर लेते हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपकी जिंदगी में आर्थिक स्थिरता आ गई है। अच्छा, तो फिर इसको कैसे देखना चाहिए? वर्ल्ड बैंक का जो नजरिया है इस मामले में, वो बहुत स्पष्ट है। उनका कहना है कि हमें लोगों को सिर्फ गरीब बनाम गैर गरीब के खांचे में नहीं देखना चाहिए। तो क्या मापना चाहिए? हम ये मापना चाहिए कि लोग एक उचित जीवन स्तर से कितनी दूर हैं। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओह! ये बहुत ही दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। बिल्कुल। क्योंकि इस वक्त हो क्या रहा है कि एक बहुत बड़ी आबादी ठीक इस गरीबी रेखा के ऊपर आकर क्लस्टर हो गई है, मतलब इकट्ठा हो गई है। तो वो रेखा के नीचे नहीं है पर बहुत ऊपर भी नहीं है। राइट। और इसी स्थिति को द ट्रैप कहा गया है। द ट्रैप। इसको सुन के मुझे वो जो सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, उसकी याद आ रही है। हाँ, हाँ। अरे हाँ, बहुत ही सटीक उदाहरण है। है ना? मतलब ये ऐसा है जैसे आप बहुत मेहनत करके सीढ़ियाँ चढ़ के गरीबी रेखा के ऊपर तो आ गए, आपको लग रहा है आप जीत रहे हैं, हम्म। पर आपके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं है। एग्जैक्टली कोई कुशन नहीं है, घर में कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई या नौकरी जाने का एक छोटा सा भी आर्थिक झटका लगा तो वो सांप के काटने जैसा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सांप के डसने जैसा। और आप सीधे फिसलकर वापस उसी गरीबी के शून्य पर आ गिरते हैं। मतलब एक कदम आगे और दो कदम पीछे। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है इस वल्नरेबल मिडिल की। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये लोग इस तरह से झूलने को मजबूर क्यों हैं? ऊपर जाने वाली सीढ़ियां कहाँ गायब हो गईं? आ, इसका जवाब हमारी अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक कमियों में छिपा है। देखिए, अगर लोग गरीबी रेखा से ऊपर आकर फंस गए हैं तो हमें देखना होगा कि वो नौकरियां कहाँ हैं जो उन्हें आगे ले जाती। तो क्या नौकरियां बन नहीं रही हैं? देखिए, ग्रोथ तो हो रहा है, विकास है, लेकिन ये जॉबलेस ग्रोथ का मामला बन गया है। जॉबलेस ग्रोथ मतलब अर्थव्यवस्था बढ़ रही है पर नौकरियां नहीं। एग्जैक्टली क्योंकि जो हमारा ग्रोथ आ रहा है वो उन सेक्टर्स से आ रहा है जहां कैपिटल या पूंजी ज्यादा लगती है, पर लेबर या मजदूरों की जरूरत बहुत कम होती है। अच्छा, जैसे जो बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड इंडस्ट्रीज हैं। हाँ, मशीनें और तकनीक काम कर रही हैं, इंसान नहीं। और दूसरी तरफ जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, मतलब जो अनौपचारिक क्षेत्र है, उसकी हालत बहुत खराब है। मुझे पता है इस सेक्टर में बहुत लोग काम करते हैं। बहुत ज्यादा। लेकिन आपको हैरानी होगी कि 10% से भी कम कामगारों के पास ऐसी फॉर्मल नौकरियां हैं जिनमें उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलती हो। बाप रे, सिर्फ 10% से कम? हाँ, बाकी सब इनफॉर्मल हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई छुट्टी नहीं। मैंने वो ई श्रम पोर्टल का जो डेटा है वो देखा था। हाँ। और वो आंकड़े सच में बहुत चौंकाने वाले थे। वो डेटा पूरी सच्चाई सामने रख देता है। बिल्कुल। उसमें बताया गया था कि जो रजिस्टर्ड अनौपचारिक श्रमिक हैं, हाँ। उनमें से 94.11% महीने का 10,000 रुपए से भी कम कमाते हैं।
आप सोचिए 94% से ज्यादा लोग 10,000 से कम में घर चला रहे हैं आज की महंगाई में। ये तो नामुमकिन सा लगता है। मतलब 10,000 में एक परिवार कैसे सर्वाइव कर सकता है? और ये तब है जब हम इस उम्मीद में थे कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन लोगों को बेहतर नौकरियां देगा। हाँ, अक्सर कहा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग ही वो सीढ़ी है जो लोगों को गरीबी से निकालती है। सही कहा, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। 2016 से लेकर 2021 के बीच हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग 24 मिलियन यानी 2.4 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई। वेट, रियली? 2.4 करोड़ नौकरियां सिर्फ 5 साल में? हाँ, ये एक बहुत बड़ा ठहराव है इस सेक्टर का। तो फिर ये जो इतने सारे लोग जिनकी नौकरियां गईं, वो सब गए कहाँ? उन्होंने क्या किया? यही तो सबसे बड़ी दिक्कत हुई। इन लोगों को मजबूरन वापस कम उत्पादकता वाली कृषि की ओर लौटना पड़ा। ओह, मतलब रिवर्स माइग्रेशन। वो वापस खेती में लग गए। एग्जैक्टली। जहां पहले से ही जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, वहां अब और भीड़ बढ़ गई है। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ एक चीज समझना चाहती हूँ। हाँ, पूछे। हम अक्सर सुनते हैं कि हमारी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है या जो कुल उत्पादकता है, उसमें तो सुधार हुआ है ना? हाँ, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी है। तो फिर जो सैलरी पाने वाले कर्मचारी हैं, उनकी वास्तविक आय रुकी हुई क्यों है? मतलब अगर इंजन पूरी ताकत से चल रहा है तो पहियों तक पावर क्यों नहीं पहुंच रही? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसे अर्थशास्त्र में प्रोडक्टिविटी वेज गैप कहते हैं। अच्छा, तो ये गैप क्यों बन रहा है? देखिए, जब अनौपचारिक क्षेत्र में करोड़ों लोग 10,000 से कम में काम करने को तैयार बैठे हों। हाँ, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। बिल्कुल। और ऊपर से 2.4 करोड़ लोग मैन्युफैक्चरिंग से बाहर होकर कोई भी काम ढूंढ रहे हों, तो लेबर की सप्लाई इतनी ज्यादा है बाजार में कि कोई भी अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर ही नहीं सकता। ओ आई सी, मतलब बार्गेनिंग पावर पूरी तरह से खत्म हो गई है। एग्जैक्टली। जब नियोक्ताओं को पता है कि एक के जाने पर 10 लोग उसी काम को करने के लिए लाइन में खड़े हैं, तो वो सैलरी क्यों बढ़ाएंगे? ये तो बहुत ही भयंकर स्थिति है। मतलब एक तरह से पूरा सिस्टम ही उनके खिलाफ काम कर रहा है। और इसी वजह से जो मुनाफा है वो सीधा कैपिटल ओनर्स के पास जा रहा है और कामगारों की रियल वेजेस रुकी हुई हैं। तो अगर लोगों की आय नहीं बढ़ रही है और नौकरियां अनौपचारिक है, तो आम परिवार अपना गुजारा कर कैसे रहे हैं? ये हमारी चर्चा का अगला और बहुत ही गंभीर पहलू है, क्योंकि गुजारा हो नहीं रहा है, लोग बस किसी तरह खींच रहे हैं। मतलब कोई तो तरीका होगा जिससे वो सर्वाइव कर रहे हैं। इसका सीधा जवाब हमें परिवारों के घटते बैंक बैलेंस और बढ़ते कर्ज में मिलता है। कर्ज? मतलब वो उधार लेके रोजमर्रा का खर्च चला रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर हम जो गैप शिफ्ट के आंकड़े हैं उन्हें देखें, तो शुद्ध घरेलू वित्तीय बचत मतलब नेट हाउसहोल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स गिरकर जीडीपी के मात्र 5% के करीब आ गई है। सिर्फ 5%? ये तो बहुत कम है। मतलब भविष्य के लिए कुछ बच ही नहीं रहा है। कुछ भी नहीं। और इसके उलट जो घरेलू कर्ज है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। लेकिन कर्ज लेना हमेशा बुरा तो नहीं होता ना, अगर वो कोई संपत्ति बनाने के लिए लिया जाए तो? हाँ, अगर आप घर या व्यापार के लिए ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये कर्ज अनसिक्योर्ड बोरोइंग है। मतलब ये कि ये कर्ज रोजमर्रा की बेसिक कंजम्पशन के लिए लिया जा रहा है, राशन के लिए, बिजली के बिल के लिए या स्कूल की फीस के लिए। हे भगवान! मतलब लोग दाल रोटी के लिए पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और यही तो फाइनेंशियल स्क्वीज है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। हमारे सुनने वालों को भी ये समझना होगा कि ये कितनी डरावनी स्थिति है। एक आम इंसान दाल रोटी के लिए अनसिक्योर्ड लोन ले रहा है। और दूसरी तरफ जो संपत्ति का संकेंद्रण है, जिसे हम वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, वो देखिए। हाँ, उसमें भी तो बहुत बड़ी खाई है। बहुत बड़ी। एक तरफ नीचे का जो वर्ग है वो संघर्ष कर रहा है और दूसरी तरफ टॉप 1% की संपत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है। मैंने कहीं पढ़ा था कि भारत के कुछ ही अरबपतियों के पास देश की बहुत बड़ी संपत्ति है। बिल्कुल। आंकड़े कहते हैं कि भारत के मात्र 271 अरबपतियों के पास देश की शुद्ध राष्ट्रीय आय के लगभग 1/4 के बराबर संपत्ति है। वेट, 25% दौलत सिर्फ 271 लोगों की तिजोरी में? हाँ, सिर्फ 271 लोगों के पास। ये आंकड़ा तो सच में दिमाग हिला देने वाला है। एक तरफ 271 लोग और दूसरी तरफ 94% लोग जो 10,000 भी नहीं कमा पा रहे हैं। और इस भारी असमानता का जो सबसे बुरा असर पड़ता है ना, वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे पड़ता है। मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा पर, खासतौर पर बच्चों के स्वास्थ्य पर। जब आय कम होती है और कर्ज बढ़ता है तो सबसे पहले खाने की क्वालिटी से समझौता किया जाता है। प्रोटीन और न्यूट्रिशन का तो होता है। और इसके नतीजे बहुत भयानक हैं। भारत में बच्चों के कमजोर होने की दर, जिसे चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं, वो दुनिया में सबसे अधिक 18.7% है। 18.7%? ये तो दुनिया में सबसे ज्यादा है। हाँ,
और इससे भी ज्यादा चिंताजनक आंकड़ा ये है कि 5 साल से कम उम्र के 35.5% बच्चे कुपोषण के कारण अविकसित हैं, मतलब स्टंटेड हैं। 35.5% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं। ये तो देश का भविष्य है। उनके साथ ऐसा हो रहा है। और स्टंटिंग सिर्फ शारीरिक लंबाई कम होने तक सीमित नहीं है, इसका असर बच्चों के दिमागी विकास पर भी पड़ता है। उनकी सीखने की क्षमता कम हो जाती है। मतलब हम सिर्फ आज की गरीबी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक तरह से भविष्य की पीढ़ी को कमजोर कर रहे हैं। बिल्कुल, और यही हमारी पॉलिसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो पॉलिसी मेकर्स को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि पुराना तरीका तो काम नहीं कर रहा है। अब हमारी नीतियों की सफलता इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलें। तो फिर किस चीज पर फोकस होना चाहिए? 3 चीजों पर। पहला ये कि जो विकास और गतिशीलता, मतलब ग्रोथ और मोबिलिटी के बीच का कनेक्शन टूट गया है, उसे वापस कैसे जोड़ा जाए। राइट, ग्रोथ का फायदा नीचे तक जाना चाहिए। दूसरा कि उत्पादक रोजगार या प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट का दायरा कैसे बढ़ाया जाए। हमें नौकरियां चाहिए, सिर्फ जीडीपी नंबर नहीं। और तीसरा ये कि इस वल्नरेबल मिडिल को वापस गरीबी में गिरने से कैसे रोका जाए। उनके लिए एक ऐसा सेफ्टी नेट तैयार हो कि वो एक सुरक्षित मध्यम वर्ग बन सके। बहुत सही कहा आपने। और मुझे लगता है जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए भी ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब सिर्फ अर्थशास्त्रियों की चिंता नहीं है। बिल्कुल नहीं है, हम सबकी समस्या है। हाँ, क्योंकि किसी भी देश की जो मैक्रो इकोनॉमिक सफलता होती है ना, वो तब तक अधूरी है जब तक वो एक आम इंसान के लिए स्थिर रोजगार और सामाजिक सुरक्षा में न बदल जाए। एग्जैक्टली। एक स्थिर समाज के लिए एक सुरक्षित मध्यम वर्ग का होना सबसे जरूरी है। हाँ, अगर मिडिल क्लास असुरक्षित है तो पूरी इकोनॉमी असुरक्षित है। बिल्कुल। तो आज के इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहूंगी जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हाँ, बताइए। देखिए, हमने आज देखा कि कैसे एक साधारण सा हेल्थ क्राइसिस एक परिवार को वापस उसी गरीबी के दलदल में धकेल सकता है। हाँ, द ट्रैप। हाँ, लेकिन जरा उन आंकड़ों पर गौर कीजिए जो हमने अभी सुने। हाँ। हमारे देश के 35.5% बच्चे कुपोषण के कारण स्टंटिंग का शिकार है, जो बहुत ही दुखद है। और ये सीधा सीधा उनकी भविष्य की मोबिलिटी को रोकता है। उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट रुक जाता है। बिल्कुल। वो भविष्य की नौकरियों के लिए तैयारी नहीं हो पाएंगे। राइट। तो क्या हम सच में सिर्फ आज के इस कमजोर मध्यम वर्ग की समस्या देख रहे हैं, या फिर क्या हमने अनजाने में आने वाले कई दशकों के लिए एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर दी है जो शारीरिक और मानसिक रूप से ही इस ट्रैप से बाहर निकलने में सक्षम नहीं होगी? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। या ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा साइलेंट शॉक नहीं है जो खामोशी से हमारी पूरी नींव खोखली कर रहा है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।